क्वेश्चन नंबर 1 अपन पढ़ेंगे गुणसूत्रों का भाग नहीं है। क्वेश्चन पूछा गया है निम्न में से गुणसूत्रों का भाग नहीं है। 4 ऑप्शन दे रखा होगा, टीलोमियर, सेंट्रोमियर, क्रोमेटिड या सेंट्रोसोम। क्वेश्चन पूछा गया है इन चारों में से गुणसूत्र का भाग नहीं है, तो याद रखना सेंट्रोसोम गुणसूत्रों का भाग नहीं है। इसका डायरेक्ट आंसर है सेंट्रोसोम गुणसूत्रों का भाग नहीं है। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछ ले गुणसूत्रों का अंतिम सिरा कहलाता है। याद रखना गुणसूत्रों का अंतिम सिरा टीलोमियर कहलाता है। गुणसूत्र अंतिम सिरा, गुणसूत्रों का अंतिम सिरा टीलोमियर कहलाता है। आपको क्वेश्चन पूछ ले गुणसूत्रों का बीच का भाग जहां से गुणसूत्र 2 भागों में बंटता है, तो वो भाग कौन सा होगा? सेंट्रोमियर। बीच का भाग, बीच का भाग जहां से गुणसूत्र 2 भागों में बटा होगा। दोबारा सुन लेना, गुणसूत्रों का अंतिम सिरा टीलोमियर, वेरी गुड। दूसरा क्या होता है? गुणसूत्रों का ऐसा भाग जिससे क्रोमेटिड या गुणसूत्र 2 भागों में बंटता है। बोले तो गुणसूत्रों का बीच का सिरा सेंट्रोमियर कहलाता है, जबकि क्रोमेटिड क्या होता है रिप्रेजेंट करके बताऊंगा। ये क्या हो गया अपना सेंट्रोसोम। इसमें ये 2 क्या हो गई? क्रोमेटिड। याद रखना ये क्या है? क्रोमोसोम। इसमें ये 2 क्या हो गई? क्रोमेटिड। और ये जो बीच का भाग 2 भागों में इसको बांट रहा है, ये क्या हो गया? सेंट्रोमियर। और ये जो अंतिम सिरा है इसको अपन बोलेंगे टीलोमियर। दोबारा सुन लेना, ऐसा कौन सा भाग है जो गुणसूत्रों में नहीं पाया जाएगा? सेंट्रोसोम एक ऐसा भाग होगा जो गुणसूत्रों में नहीं होगा। गुणसूत्रों का अंतिम भाग कहलाता है टीलोमियर, गुणसूत्रों का अंतिम भाग कहलाता है। दूसरा क्वेश्चन बनेगा गुणसूत्रों का ऐसा भाग जो गुणसूत्र या क्रोमेटिड को 2 भागों में बांटता है, उसे अपन सेंट्रोमियर बोलते हैं, जो गुणसूत्रों के बीच में स्थित होगा। अब पढ़ेंगे अपन कि क्रोमेटिड क्या होती है। एक गुणसूत्र में दोनों ये क्या होती है? क्रोमेटिड। अब पढ़ेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 2। अब पढ़ेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 2। यह क्वेश्चन आया है सेल बायोलॉजी के अंदर से। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा हूं ओमिनस सेल्यूला ए सेल्यूला किसने कहा था? क्वेश्चन पूछ रहा है ओमिनस सेल्यूला ई सेल्यूला किसे कहा जाता है? तो 4 ऑप्शन है, सी भेंडा, अल्टमान, आर विर्चो या रॉबर्ट ब्राउन।
इन चारों में से कौन से वैज्ञानिक ने ओमिना सेल्यूला ई सेल्यूला कहा था? 30 सेकंड का टाइम दूंगा, सोच के बताइए आपके हिसाब से आंसर क्या होगा। क्या सी बेंडा ने कहा, आर विर्चोव ने कहा, या अल्टमान ने कहा, या आर ब्राउन ने किया? चारों में से कौन से वैज्ञानिक ने ओमिना सेल्यूला ई सेल्यूला शब्द दिया या इसको बताया? ठीक है, आपका 30 सेकंड का टाइम पूरा। ठीक है, आंसर बता रहा हूं। आर विर्चोव नामक वैज्ञानिक ने क्या कहा था? ओमिना सेल्यूला ई सेल्यूला शब्द आर विर्चोव नामक वैज्ञानिक ने दिया था। ठीक है, इसके अलावा और क्या क्वेश्चन बनता है? क्वेश्चन पूछ ले माइटोकॉन्ड्रिया शब्द दिया। क्वेश्चन पूछ लेता है माइटोकॉन्ड्रिया शब्द दिया। याद रखना, माइटोकॉन्ड्रिया शब्द सी भेंडा ने दिया। माइटोकॉन्ड्रिया 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 शब्द सी बेंडा नामक वैज्ञानिक ने दिया था। क्वेश्चन पूछ ले माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिकांग के रूप में पहचाना। क्वेश्चन आता है, बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका के रूप में किस वैज्ञानिक ने पहचाना था? अल्टमान, शॉर्ट लिख रहा हूं, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिकांग रूप में पहचाना। याद रखना, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिकांग के रूप में पहचानने वाला वैज्ञानिक कौन सा था? तो याद रखना, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिकांग के रूप में अल्टमान ने पहचाना था। ठीक है, क्वेश्चन पूछ ले केंद्रक की खोज की थी आर ब्राउन। केंद्रक खोज आर ब्राउन ने की थी। दोबारा बता देता हूं, ओमिना सेल्यूला ई सेल्यूला शब्द या किसने ये वर्ड दिया था? याद रखना, रुडोल्फ विर्चोव नामक वैज्ञानिक ने ओमिना सेल्यूला ई सेल्यूला कहा था। ठीक है, राइट आंसर। इसके अलावा पूछ ले कि माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसने दिया? याद रखना, माइटोकॉन्ड्रिया शब्द सी भेंडा नामक वैज्ञानिक ने दिया था। इसके अलावा क्वेश्चन पूछ ले अल्टमान ने क्या किया? क्वेश्चन आ जाए कि माइटोकॉन्ड्रिया या सूत्र कणिका को कोशिकांग के रूप में पहचानने वाला वैज्ञानिक। याद रखना, अल्टमान एक ऐसा वैज्ञानिक था जिसने माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिकांग के रूप में पहचाना। क्वेश्चन पूछ ले केंद्रक की खोज करने वाला वैज्ञानिक। याद रखना, रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी। अब पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3। अब पढ़ेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 3। यह आया है क्वेश्चन अपने प्लांट किंगडम में से। क्वेश्चन पूछा है शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होगी। क्वेश्चन में पूछा गया है कि शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होगी। 4 ऑप्शन है, सेल्यूलोज,
काइटिन, पेप्टिडोग्लाइकेन या सभी। तो 30 सेकंड का टाइम दूंगा, आंसर अपने हिसाब से बताइए कि शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होगी। ठीक है, सबसे पहली बात बता देता हूं, शैवाल होते हैं वो किन में गिनती आते हैं? प्लांट में। तो पादपों की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज के द्वारा बनी होती है। ठीक है, याद रखना, शैवालों की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज के द्वारा बनी होगी। इसके अलावा और क्या होता है? क्वेश्चन आ जाए कि मान लीजिए यह नहीं देकर और कुछ दे ले, क्योंकि याद रखना शैवाल पादपों में आता है, पादपों में मुख्य घटक कोशिका भित्ति में कौन सा होता है? तो याद रखना शैवालों या पादपों की कोशिका भित्ति का मुख्य घटक सेल्यूलोज होता है। लेकिन सेल्यूलोज के अलावा और क्या क्या पादपों की कोशिका भित्ति में होगा? याद रखना, इसके अलावा पेक्टिन और हेमीसेल्यूलोज, याद रखना पेक्टिन और हेमीसेल्यूलोज भी पादपों की कोशिका भित्ति में उपस्थित घटक होगा। ठीक है, क्वेश्चन पूछ ले आपको, कवकों की कोशिका भित्ति बनी होती है काइटिन के द्वारा। क्वेश्चन पूछ ले, कवकों की कोशिका भित्ति बनी होती है काइटिन के द्वारा। क्वेश्चन पूछ ले, जीवाणु या प्रोकैरियोटी की कोशिका भित्ति बनी होती है। याद रखना, क्वेश्चन पूछ ले, जीवाणु या प्रोकैरियोटी की कोशिका भित्ति बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकेन। जीवाणुओं की कोशिका भित्ति या प्रोकैरियोटिक की जो कोशिका भित्ति होती है वो पेप्टिडोग्लाइकेन के द्वारा बनी हुई होती है। दोबारा रिपीट करा देता हूं, शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होगी, याद रखना सेल्यूलोज के द्वारा होगी। यह सेल्यूलोज तो क्या होगा? मुख्य घटक। सेल्यूलोज क्या होता है? सॉरी, शैवाल क्या होता है? शैवाल एक प्रकार की प्लांट होती है, और प्लांट की जो कोशिका भित्ति होती है उसमें सेल्यूलोज तो मुख्य होगा, और सेल्यूलोज के अलावा पेक्टिन और हेमीसेल्यूलोज भी पाई जाएगी। इसके अलावा काइटिन जो कवकों की कोशिका भित्ति बनी होती है काइटिन के द्वारा। पेप्टिडोग्लाइकेन के द्वारा किसकी कोशिका भित्ति बनी होती है? याद रखना जीवाणु या प्रोकैरियोटिक की कोशिका भित्ति बनी होगी पेप्टिडोग्लाइकेन के द्वारा, क्योंकि कोशिका भित्ति का काम होता है कोशिका की रक्षा करना। अब पढ़ेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 4। अब पढ़ेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 आया आपके वही सेल बायोलॉजी से। क्वेश्चन पूछ रहा है, टोनोप्लास्ट के चारों ओर जो झिल्ली होगी उसको बोला जाएगा। याद रखना क्वेश्चन पूछ रहा है कि टोनोप्लास्ट के चारों ओर जो झिल्ली होगी, क्वेश्चन पूछा गया टोनोप्लास्ट के चारों ओर की झिल्ली को कहा जाता है। 4 ऑप्शन, रसदानी, राइबोसोम, लाइसोसोम या माइट। अब पढ़ेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 4।
टोनोप्लास्ट के चारों ओर की झिल्ली है रसदानी। ये इसका सीधा सीधा आंसर हो गया रसदानी। क्वेश्चन पूछ ले, ऐसा कोशिकांग का नाम बताइए जिसमें झिल्ली नहीं पाई जाएगी, या झिल्ली रहित कोशिकांग का नाम बताइए। याद रखना, झिल्ली क्या होगी? अनुपस्थित। कोशिका झिल्ली राइबोसोम में अनुपस्थित होगी। ठीक है, ये हो गया राइबोसोम। लाइसोसोम, लाइसोसोम एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग होगा। याद रखना, एकल झिल्ली युक्त। याद रखना, लाइसोसोम एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग होगा। ठीक है, अब पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। याद रखना, माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली युक्त होगा। दोहरी झिल्ली। ठीक है, दोबारा एक बार फिर बता देता हूं। टोनोप्लास्ट किसके चारों ओर की झिल्ली होगी? याद रखना, टोनोप्लास्ट रसदानी के चारों ओर की झिल्ली होगी। ठीक है, ऐसा कौन सा कोशिकांग है जिसमें झिल्ली नहीं पाई जाएगी? याद रखना, राइबोसोम में झिल्ली नहीं पाई जाएगी। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली युक्त होगा और लाइसोसोम एकल झिल्ली युक्त होगा। थोड़ा सा विश्लेषण बताता हूं। माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा दोहरी झिल्ली युक्त और क्या क्या होगा? याद रखना, प्लास्टिड और केंद्रक, यह दोहरी झिल्ली युक्त होगा। इसके अलावा ईआर और गोल्जी कॉइल, ये कैसा होगा? ये एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग होगा। याद रखना, गोल्जी कॉइल एंडोप्लाज्म रेटिकुलम अंतःपरद्रवी जालिका और इसके अलावा लाइसोसोम, ये तीनों तो होंगे एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग, और माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है। माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड और केंद्रक, ये तीनों दोहरी झिल्ली युक्त होंगे। ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। अब पढ़ेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, एप नोट व एप वन कणों के ऑक्सीजन कहाँ पाए जाते हैं? क्वेश्चन पूछ रहा है आपको कि एप नोट व एप वन कणों के ऑक्सीजन कहाँ पाए जाते हैं? 4 ऑप्शन है। माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली, इसके अलावा थाइलेकोइड्स पर, माइटोकॉन्ड्रिया की सतह पर, या सभी। तो याद रखना कि एप नोट व एप वन कण
हमेशा माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक सतह पर पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली पर F0 व F1 कण पाए जाएंगे। ठीक है, ये तो हो गया यहां तक। क्वेश्चन आता है कि माइटोकॉन्ड्रिया के कौन से भाग पर F1 व F0 ऑक्सीसोम पाया जाएगा। याद रखना, क्रिस्टीपर किस पर पाया जाएगा? क्रिस्टीपर। क्रिस्टीपर माइटोकॉन्ड्रिया की जो आंतरिक झिल्ली होती है, दोबारा बता देता हूं, माइटोकॉन्ड्रिया होती है, उसकी जो आंतरिक झिल्ली होती है, उस आंतरिक झिल्ली पर छोटी छोटी अंगुली नुमा संरचना होती है। उन संरचनाओं को क्रिस्टी कहते हैं। क्रिस्टी पर F1 व F0 नामक कण पाए जाएंगे। ठीक है, बात करें थाइलेकोइड क्या होती है, तो थाइलेकोइड होती है वो चपटी सिक्कों के समान एक संरचना होती है जो हरित लवक में पाई जाती है। थाइलेकोइड हरित लवक में, थाइलेकोइड कहां पाई जाती है? हरित लवक में पाई जाएगी। दोबारा बता देता हूं, F0 F1 कणों के ऑक्सीसोम पाए जाएंगे। माइटोकॉन्ड्रिया की जो आंतरिक झिल्ली होगी उसकी क्रिस्टी पर F0 व F1 कण पाए जाएंगे। अब पढ़ेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन आपके आया है बायोटेक्नोलॉजी में से। ठीक है, क्वेश्चन बता रहा हूं, उत्तक संवर्धन में प्रयोग किया गया पादप का सबसे छोटा भाग होगा। हमें पता है कि अपन टिश्यू कल्चर में प्लांट होता है, उस प्लांट का सबसे छोटा भाग कौन सा होगा? चार ऑप्शन है, एक्स प्लांट, केलस, पोलन ग्रेन या सभी। तो याद रखना, उत्तक संवर्धन में प्रयोग किया जाने वाला वह भाग जो पादप का सबसे छोटा भाग होगा वो होगा एक्स प्लांट। याद रखना, एक्स प्लांट को हिंदी में कर्तोतक बोला जाता है। दोबारा बता देता हूं, उत्तक संवर्धन में पादप का सबसे छोटा भाग जिसका प्रयोग होगा, तो याद रखना एक्स प्लांट या कर्तोतक पादप का ऐसा भाग होगा जिसका प्रयोग उत्तक संवर्धन में किया जाता है। इसके अलावा केलस और पोलन ग्रेन होते हैं, वो बड़े भाग होते हैं। ठीक है, कर्तोतक पादप का सबसे छोटा भाग होता है जिसका प्रयोग टिश्यू कल्चर में करते हैं। अब पढ़ेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन है, टेक पॉलीमरेज एंजाइम प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन है कि टेक पॉलीमरेज एंजाइम किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? बैसिलस, सबटिलस, बैसिलस सबटिलस
या एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिपेशियंस, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिपेशियंस, याद रखना एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिपेशियंस, या इसके अलावा एक ऑप्शन होगा थर्मस एक्वेटिकस, और लास्ट ऑप्शन होगा सभी। क्वेश्चन है टेक पॉलीमरेज एंजाइम किसके द्वारा प्राप्त होगा। क्वेश्चन आएगा आपके टेक पॉलीमरेज एंजाइम किसके द्वारा प्राप्त की जाएगी। बैसिलस सबटिलस या एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिपेशियंस, इसके अलावा एक ऑप्शन दे देगा थर्मस एक्वेटिकस। तो याद रखना थर्मस एक्वेटिकस के द्वारा कौन सा जीवाणु प्राप्त कौन सा एंजाइम प्राप्त होगा। टेक पॉलीमरेज एंजाइम थर्मस एक्वेटिकस के द्वारा प्राप्त होगा। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। अब बात आती है कि टेक पॉलीमरेज वास्तव में होता क्या है। तो याद रखना टेक पॉलीमरेज वास्तव में डीएनए पॉलीमरेज होगा। क्या होगा, डीएनए पॉलीमरेज। याद रखना टेक पॉलीमरेज वास्तव में डीएनए पॉलीमरेज होगा। ठीक है, अब बात आती है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिपेशियंस क्या होता है। तो याद रखना यह क्या करता है, टीआई प्लाज्मिड के रूप में, टीआई प्लाज्मिड किसके रूप में होगा, ये टीआई प्लाज्मिड इसके रूप में वाहक का रूप करता है। ठीक है, ट्यूमर के रूप में सहायक होता है, ये मर्दा में संक्रमण करता है। ठीक है, दोबारा बता देता हूं, टेक पॉलीमरेज नामक एंजाइम किसके द्वारा प्राप्त होगी। याद रखना थर्मस एक्वेटिकस के द्वारा प्राप्त होगी। ठीक है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिपेशियंस में टीआई प्लाज्मिड पाया जाता है। इसके अलावा बैसिलस सबटिलस भी पाया जाता है। अब पढ़ेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 8। अब पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, सबसे पहली बात मेरे को यह बताइए कि प्रोकैरियोटी पहले आया या यूकैरियोटी। याद रखना प्रोकैरियोटी सबसे पहले आया था। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो यही बनता है, सर्वप्रथम आया। सर्वप्रथम आया। ठीक है, एक क्वेश्चन तो कंप्लीट। प्रोकैरियोटी का मतलब होता है जिसमें केंद्रक अच्छी तरीके से विकसित नहीं हुआ था। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन को, अमीबा, जीवाणु, माइकोप्लाज्मा या सभी, इन चारों में से प्रोकैरियोटी नहीं है। याद रखना अमीबा होती है वो प्रोकैरियोटी नहीं होती है। अमीबा हमेशा यूकैरियोटिक होगा। याद रखना अमीबा यूकैरियोटिक होगा। इसके अलावा और क्या होता है, याद रखना अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है।
एक कोशिकीय होता है। ठीक है, इसके अलावा और क्या क्वेश्चन बनता है? सबको पता है अमीबा गमनांक करता है या गति करता है, तो उसमें एक अंग होता है, वो उसी अंग के द्वारा गति करता है। उस अंग का नाम बताइए। उसका नाम होगा कूटपाद। कूटपाद भी पाए जाते हैं अमीबा में, स्यूडोमोनास, स्यूडोपोडिया, कूटपाद पाए जाते हैं। अमीबा यूकेरियोटी होता है। अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है। अमीबा की तीसरी विशेषता होती है कि इसमें कूटपाद पाए जाते हैं, जो क्या काम करते हैं? गमनांग में सहायक होता है। ठीक है, बात करें जीवाणु क्या है। क्वेश्चन तो पहले तो यही आएगा, जीवाणु में से ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीवाणु होते हैं उनका जो केंद्रक होता है वो कैसा होता है? अविकसित होता है, क्योंकि जीवाणु प्रोकैरियोटी होते हैं, उनका केंद्र कैसा होता है? अविकसित होता है। उनकी कोशिका भित्ति किसके द्वारा बड़ी होती है? याद रखना, पेप्टिडोग्लाइकेन। पेप्टिडोग्लाइकेन द्वारा उनकी सेल वॉल बनी होगी। याद रखना, जीवाणुओं में से ज्यादातर क्वेश्चन यही आता है कि जीवाणुओं की कोशिका भित्ति बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकेन के द्वारा। एक बात और याद रखना, इनमें सेल वॉल एब्सेंट। याद रखना, जो जीवाणु होते हैं उनमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। जीवाणुओं की खोज एविन ल्यूहेनोक नामक वैज्ञानिक ने की थी। ठीक है, अब आता है माइकोप्लाज्मा। ठीक है, माइकोप्लाज्मा को पादप जगत का जोखर भी बोला जाता है। ठीक है, और क्या विशेषता है इसकी? माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल अनुपस्थित। याद रखना, माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल अनुपस्थित होगी। ठीक है, एक बात और याद रखना, माइकोप्लाज्मा बहुरूपी होता है। बहुरूपी होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन दोबारा रिवाइज कराऊंगा मैं आपको। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन, प्रोकैरियोटिक कोशिका नहीं है। अमीबा एक यूकेरियोटिक कोशिका होती है। अमीबा में से 3 क्वेश्चन बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन, अमीबा एक कोशिकीय होता है। दूसरा, अमीबा क्या होता है, उसमें गमनांक के लिए कूटपाद पाए जाएंगे। और थर्ड होगा, अमीबा यूकेरियोटी होगा। जीवाणु में से जीवाणुओं की कोशिका भित्ति बनी होती है। याद रखना, पेप्टिडोग्लाइकेन के द्वारा जीवाणुओं की कोशिका भित्ति बनी हुई होगी। ठीक है, दूसरी बात, जीवाणुओं में कोशिका भित्ति होती है? वास्तव में नहीं होती है। होती है तो पेप्टिडोग्लाइकेन के द्वारा बनी होगी। ठीक है, माइकोप्लाज्मा को पादप जगत का जोखर भी कहा जाता है। याद रखना, माइकोप्लाज्मा जीवाणु और विषाणु की बीच की कड़ी होती है। माइकोप्लाज्मा बहुरूपिया होता है। माइकोप्लाज्मा वाहित मल कीचड़ में पाया जाता है। ठीक है, पढ़ेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ने से पहले एक छोटी सी शायरी सुनाऊंगा। याद रखना, साजिशें वो रचते हैं जिन्हें जंग जीतनी हो। साजिशें वो रचते हैं जिन्हें जंग जीतनी हो, वरना कोशिश तो दिल जीतने की होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9, वह
वह फल जिसमें एरिल उपस्थित, याद रखना, वह फल जिसमें एरिल पाई जाएगी। याद रखना, केला, सेव और इसके अलावा लीची या इसके अलावा सभी। क्वेश्चन पूछ रहा है वह फल जिसमें एरिल उपस्थित होगी। याद रखना, 4 ऑप्शन देगा, केला, सेव, लीची या सभी। तो याद रखना, एरिल हमेशा लीची के फल में पाई जाएगी। दोबारा बता देता हूं, लीची का जो फल होता है उसमें एरिल पाई जाती है। एक बार बता देता हूं, सेम ये क्वेश्चन लैब असिस्टेंट के एग्जाम में भी आ चुका है, कई बार जेट में भी आ चुका है, आईसीआर में भी आ चुका है। याद रखना, ये एरिल वाला क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। इस क्वेश्चन को रट लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको आप नोट लगा के लिख लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा फल है जिसमें एरिल उपस्थित होती है, लीची में। ठीक है, अब बात आती है सेम की कहानी क्या हो सकती है। याद रखना, परिपक्व अंडाशय क्या बनाता है, फल। ठीक है, याद रखना, सेव का निर्माण पुष्पासन के द्वारा होता है। सेव का निर्माण पुष्पासन के द्वारा होगा। सेव के बाहर की तरफ जो रेड कलर का आवरण होता है, उस आवरण को पुष्पासन बोला जाता है, और उस पुष्पासन के द्वारा सेव बनती है। याद रखने वाली बात है। इसके अलावा केला, यह एक असत्य फल है, असत्य। ठीक है, अब पढ़ेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ने से पहले थोड़ी सी एक मोटिवेशनल सी शायरी सुनाऊंगा, जो मैं बहुत बार सुनाता हूं। जो भी स्टूडेंट जेट आईसीआरएम्स के युवा स्टूडेंट्स होते हैं, ये 12th पास करके आते हैं, उनमें जोश होता है। देखिए, हमेशा एक बात याद रखना, 12th पास करने के बाद व्यक्ति की लाइफ में 2 चीज आती है, भटकाव या ठहराव। तो इसमें क्या होता है कि 99% लोग तो वही रास्ता चुनते हैं। कौन सा? 2 रास्ते होते हैं, बता देता हूं। भटकाव, ए है भटकाव वाला और बी है ठहराव वाला। इसमें लगभग 95% बंदे तो ए वाले में जाते हैं और 5% बंदे ही ठहराव वाले में जाते हैं। क्योंकि बंदा वो क्या होता है कि जैसे 12th क्लास पास कर लेता है, उसमें जज्बा होता है। अब वो बंदे पर निर्भर है कि उस जज्बे को वो सही जगह यूज करेगा या गलत जगह यूज करेगा। ज्यादातर बंदे बता दिए बी वाले होते हैं, सॉरी माफ करना, ए वाले होते हैं। तो एक छोटी सी कहानी बताऊंगा। एक बार क्या हुआ, एक कुआं था और एक नदी थी। सब जानते हैं नदी में तो बहुत ज्यादा पानी होता है, सभी नदी के साथ ही रहते हैं, क्योंकि नदी में तो बहुत पानी है, नदी तो कईयों की प्यास बुझा देती है। तो नदी बोलती है कुएं से कि तेरे सामने मेरी क्या औकात है। तो कुआं बोलता है, सही कहा बहन, ठहराव में और भटकाव में कुछ तो फर्क होता है। क्योंकि कुआं अपनी जगह टिका रहता है, अपने फैसले पर टिका रहता है, तो सब लोग कुएं के पास चलकर आते हैं। जबकि नदी होती है, वो अपनी लाइफ में इससे एक ही तरह भटकती ही रहती है और उसी को जगह जगह भटकना पड़ता है अपनी लाइफ में। यही अपनी लाइफ में होता है, जितना ज्यादा ठहराव होगा कामयाबी उतनी ही पास आएगी, उतने ही लोग आपसे जुड़ना पसंद करेंगे। वरना यदि कहीं भटक गए ना कॉलेजों के चक्रों में, फर्जी कॉलेज में नहीं जाना अपने को। चला तैयारी कर रहे हो, बढ़िया तैयारी करो, अपने को 1 नंबर कॉलेज चाहिए, अपने को बढ़िया कॉलेज में जाना अपने को।
क्योंकि बढ़िया कॉलेज में जाएंगे वहाँ का 1 नंबर ग्रुप होगा। अगर घटिया कॉलेज में जाओगे तो घटिया ग्रुप मिलेगा। तो एक पर्सनल सलाह दूंगा, जहाँ तक संभव हो सके गवर्नमेंट कॉलेज की। मैं ये नहीं कहता कि कौन सी कॉलेज बढ़िया है और कौन सी खराब है, सभी बढ़िया है, बस अपने को एक बढ़िया कॉलेज में सिलेक्शन होना जरूरी है। उसके लिए अपने को इस कैटेगरी में रहना है। इस कैटेगरी में तभी रहेंगे जब अपनी संगत बढ़िया होगी। ठीक है, अब पढ़ेंगे अपन अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, टेस्टा का विकास होगा। याद रखना, टेस्टा का विकास होगा। क्वेश्चन नंबर 1, इसके 4 ऑप्शन है। अंडाशय, दूसरा ऑप्शन होगा बाहरी आवरण, तीसरा ऑप्शन होगा आंतरिक आवरण, आंतरिक आवरण, और फोर्थ पर होगा बीजांड। चार ऑप्शन आपके दिए हुए होंगे कि टेस्टा का विकास होगा। क्वेश्चन पूछा गया है कि टेस्टा का विकास होगा। 4 ऑप्शन है, आएंगे आपके अंडाशय, बाहरी आवरण, आंतरिक आवरण या बीजांड। तो याद रखना, बीज का जो बाहरी आवरण होगा या बीजांड का जो बाहरी आवरण होगा, उस बाहरी आवरण के द्वारा किसका निर्माण होगा? टेस्टा का निर्माण होगा। याद रखना, बाहरी आवरण के द्वारा टेस्टा का निर्माण होगा। बात करें आंतरिक आवरण द्वारा क्या होगा, तो याद रखना, आंतरिक आवरण के द्वारा टेगमेन का निर्माण होगा। टेगमेन का निर्माण आंतरिक आवरण के द्वारा होगा। और जब अंडा, सॉरी दोबारा बता देता हूं, दोनों को रिपीट करा देता हूं। बाहरी आवरण के द्वारा तो क्या बनेगा? टेस्टा। आंतरिक आवरण के द्वारा क्या बनेगा? टेगमेन। और इसके अलावा परिपक्व अंडाशय से क्या बनेगा? फल। अंडाशय से फल का निर्माण होगा, जबकि बीजांड से बीज का निर्माण होगा। याद रखना, बीजांड से बीज का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? बीजांड से बीज का निर्माण होगा। दोबारा बता देता हूं, टेस्टा का विकास होगा, किसके द्वारा होगा? बाहरी आवरण के द्वारा। और टेगमेन का निर्माण आंतरिक आवरण के द्वारा होगा, जबकि बीजांड के द्वारा बीज का निर्माण होगा। जबकि परिपक्व अंडाशय को फल बोला जाता है। ठीक है, मान लो कोई अंडाशय से विकसित नहीं हो, तो यदि कोई फल अंडाशय के द्वारा विकसित नहीं होगा तो उस फल को अनिषेचन बोला जाता है। ठीक है, कूट फल क्या होते हैं? ऐसे फल जो पुष्पासन से विकसित होते हैं उन्हें कूट फल बोला जाता है। ठीक है, अब पढ़ेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 11। अगला क्वेश्चन होगा अपना क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर
12 है। ऐसा पादप जिसकी दोनों पीढ़ियां स्वतंत्र व स्वपोषी होगा। क्वेश्चन आया है कि ऐसे पादप का नाम बताइए जिसकी दोनों पीढ़ियां स्वतंत्र व स्वपोषी होगी। 4 ऑप्शन देगा, बरायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, सेवाल या सभी। याद रखना, टेरिडोफाइटा की दोनों पीढ़ियां स्वतंत्र और स्वपोषी होती है। दूसरा आ जाए, टेरिडोफाइटा का पादप काय बीजाणुविद। टेरिडोफाइटा का पादप काय बीजाणुविद होगा। क्वेश्चन आ जाए, सबसे पहले श्वसन तंत्र का विकास हुआ टेरिडोफाइटा में। सर्वप्रथम श्वसन तंत्र विकसित, ठीक है। सबसे पहला सफल स्थलीय पादप, सर्वप्रथम स्थलीय या सफल स्थलीय पादप बरायोफाइटा। याद रखना, सबसे पहला सफल स्थलीय पादप बरायोफाइटा। क्वेश्चन पूछ ले, टेरिडोफाइटा की विशेषता बताइए। 3 क्वेश्चन बढ़ते हैं। पहला, ऐसा पादप जिसकी दोनों पीढ़ियां स्वतंत्र व स्वपोषी होगी टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा का पादप काय होगा बीजाणुविद। इसके अलावा टेरिडोफाइटा में सबसे पहले श्वसन ऊतकों का विकास होगा, ठीक है। बात करें शैवाल में भोजन किस रूप में होगा। याद रखना, शैवालों में भोजन मंड या स्टार्च के रूप में शैवालों में भोजन पाया जाता है, ठीक है। ये दोबारा रिपीट कर देता हूं एक बार। टेरिडोफाइटा का पादप काय बीजाणुविद, अपुष्पोद्भिद पादप भी टेरिडोफाइटा ही होगा, ठीक है। क्वेश्चन आ जाए कि टेरिडोफाइटा में एदा एब्सेंट, ठीक है। याद रखना, टेरिडोफाइटा में एदा एब्सेंट, तो इसका मतलब और क्या एब्सेंट, द्वितीयक वर्दी एब्सेंट, ठीक है। शैवाल में भोजन मंड या स्टार्च के रूप में होगी। इसके अलावा ब्रायोफाइटा सबसे पहला सफल स्थलीय पादप होगा, ठीक है। अब आएगा अपना अगला क्वेश्चन नंबर 13 बता देने से पहले एक बार फिर बता देता हूं, जितने भी क्वेश्चन मैं यहां सोल्व करवा रहा हूं उन क्वेश्चन को आप क्लास कंप्लीट होते पहला काम होना चाहिए आप हैंड टू हैंड इन क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। जो भी क्वेश्चन समझ में नहीं आए आप कमेंट बॉक्स में डायरेक्ट क्वेश्चन भेज सकते हैं, उसका आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। अब पढ़ेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 बताने से पहले बता देता हूं, याद रखना जिस प्रकार मैं यहां लिख रहा हूं डिट्टो का डिट्टो आप ऐसा का ऐसा ही आप अपनी कॉपी में भी लिखोगे। ये नहीं है कि आपने कॉपी में एक ही ऑप्शन लिखा है, कॉपी में आपको सारे, इसका आंसर ये है, याद रखना टेरिडोफाइटा इसका आंसर है, ठीक है। अब पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13,
जेलिडियम, जेलिडियम शैवाल प्राप्त किया जाता है। प्राप्त किया जाता है। याद रखना, जेलिडियम नामक शैवाल किससे प्राप्त किया जाता है, या जेलिडियम नामक शैवाल से प्राप्त किया जाता है। याद रखना, जेलिडियम नामक शैवाल से प्राप्त किया जाता है। एगार एगार, इसके अलावा ब्रोमीन, इसके अलावा आयोडीन, या इसके अलावा सभी। क्वेश्चन पूछा गया है कि जेलिडियम शैवाल से प्राप्त किया जाता है। आपका क्वेश्चन है, दोबारा बता रहा हूं, जेलिडियम नामक शैवाल से किसको प्राप्त किया जाएगा? एगार एगार, या इसके अलावा ब्रोमीन, आयोडीन, या सभी को। याद रखना, जेलिडियम नामक शैवाल के द्वारा एगार एगार को प्राप्त किया जाएगा। ठीक है, जेलिडियम नामक शैवाल के द्वारा एगार एगार को प्राप्त किया जाएगा। हालांकि आयोडीन भी शैवाल के द्वारा ही प्राप्त होती है, लेकिन याद रखना इस क्वेश्चन का आंसर होगा एगार एगार को जेलिडियम नामक शैवाल के द्वारा प्राप्त किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 बताने से पहले बता देता हूं, याद रखना, आप जब भी एग्जाम देने जाओ आप एक चार्ट बना लीजिए और उस चार्ट में आप जितने भी इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ना शैवाल के वो लिख के ले जाइए आप, क्योंकि इकोनॉमिक इंपोर्टेंस हमेशा एग्जामिनर पूछता है और कई बार हर एग्जाम में एक क्वेश्चन इकोनॉमिक इंपोर्टेंस पे जरूर आता है। तो जाइए और एनसीईआरटी और आरबीसी किताब उठाइए 11th और 12th की, और उसमें आप देखिए जो आपको बेस्ट लगे वो सारे उतार लीजिए, क्योंकि उनमें से एक क्वेश्चन आपको हमेशा पूछा जाता है। अब पढ़ेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 14। अब पढ़ेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 14। याद रखना, क्वेश्चन नंबर 14 प्लांट पैथोलॉजी का है। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है, सेब में अंगमारी रोग का कारण कौन होगा? ठीक है, अंगमारी को अपन फायर ब्लाइट के नाम से भी जानते हैं। लिख देता हूं, फायर ब्लाइट। ठीक है, क्वेश्चन है, सेब में अंगमारी रोग का कारण है। सेब के अलावा एक ऑप्शन और भी ले सकते हैं, नाशपाती। क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि सेब व नाशपाती में अंगमारी रोग का कारण है। ठीक है, 4 ऑप्शन है, इरविनिया एमाइलोविरा, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस, माइकोप्लाज्मा, या सभी। याद रखना, इरविनिया एमाइलोविरा के द्वारा कौन सा रोग होता है? सेब में अंगमारी रोग होगा। याद रखना, इरविनिया एमाइलोविरा के द्वारा सेब में और नाशपाती में अंगमारी रोग होगा। ये वास्तव में क्या होता है? अब बात आती है कि सेब में अंगमारी रोग इरविनिया एमाइलोविरा के द्वारा होगा,
लेकिन इरविनिया एमाइलोविरा वास्तव में होता क्या है? याद रखना, ये एक प्रकार का जीवाणु होगा। ठीक है, अब बात आती है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस क्या करेगा? याद रखना, सेव व इसके अलावा सेव व चकुंदर में क्राउन गॉल नामक डिजीज किसके द्वारा होगी? याद रखना बच्चों कि सेव और चकुंदर में क्राउन गॉल नामक डिजीज एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस के द्वारा होगी। ठीक है, अब बात आती है बैंगन का लघु पत्ती रोग। बैंगन लघु पर्णी बैंगन का लघु पर्णी रोग माइकोप्लाज्मा के द्वारा होगा। ठीक है, याद रखना, बैंगन का लघु पर्णी रोग माइकोप्लाज्मा के द्वारा होगा। सेव और नाशपाती में अंगमारी बीमारी इरविनिया एमाइलोविरा के द्वारा होगी और एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस द्वारा सेव और चकुंदर में क्राउन गॉल डिजीज होगी। याद रखना, ये दोनों जीवाणु होते हैं। ठीक है, अब पढ़ेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर, अंतिम क्वेश्चन होगा अपना क्वेश्चन नंबर 15। अब आएगा क्वेश्चन नंबर 15। डीएनए व स्टोन प्रोटीन के मिलने से बनने वाली संरचना। क्वेश्चन पूछ रहा है कि डीएनए व स्टोन प्रोटीन जब आपस में मिलेंगे तो कौन सी संरचना बनेगी? क्वेश्चन आपको दे देगा क्रोमेटिन, गुणसूत्र, न्यूक्लियोसोम या सभी। याद रखना, इसका आंसर होगा न्यूक्लियोसोम। एक बात याद रखना, H2A, H2B, H3 और H4 ये सब क्या होती है? हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, इसके अलावा जो H1 होगा वो क्या होगी? लिंकर। याद रखना, H1 लिंकर प्रोटीन होगी। ठीक है, कि न्यूक्लियोसाइड में H2A, H2B, H3, H4 ये चार तो क्या होगी? स्टोन प्रोटीन होगी। जबकि H1 होती है वह कौन सी प्रोटीन होगी? वो लिंकर प्रोटीन होगी। ठीक है, क्रोमेटिन के बारे में बता देता हूं। केंद्रक में उपस्थित कुंडलित संरचना। याद रखना, केंद्रक में उपस्थित कुंडलित संरचना क्या कहलाती है? क्रोमेटिन कहलाती है। याद रखना, केंद्रक में जो कुंडलित संरचना होगी उसको क्रोमेटिन कहा जाता है। गुणसूत्र क्या होता है? कोशिका विभाजन होगा, कुंडलित संरचना का खुलना गुणसूत्र कहलाता है। सेल डिवीजन के समय गुणसूत्रों का खुलना। याद रखना, के समय कुंडलित संरचना का खुलना।
याद रखना के समय कुंडलित भाग का खुलना ही क्रोमोसोम कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट। बता देता हूं, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन दोनों मिलकर क्या बनाएगी, याद रखना ये दोनों मिलकर न्यूक्लियोसोम बनाएगी। H1 H2A H2 सॉरी H2A H2B H3 H4 ये चारों हिस्टोन प्रोटीन होगी, H1 लिंकर प्रोटीन होगी। याद रखना आज का लेक्चर अपना समाप्त होता है। अब पढ़ेंगे अब अपना अगला लेक्चर। आज का लेक्चर आपका यही खत्म होता है। ठीक है, थैंक यू फॉर सो मच। सो